विद्यार्थियों, राम राम। आप सभी का हाईफाई स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को मातृत्व दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने पिछले अध्याय में हमने कार्बन के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। आज कार्बन के बारे में आपको मैं आगे थोड़ा ज्यादा जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले देखिए, कार्बन जो कार्बन है, ये कार्बन शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। उत्पत्ति सबसे पहले कार्बन शब्द की उत्पत्ति प्रागैतिहासिक काल से हुई थी। देखिए विद्यार्थियों, कार्बन शब्द की उत्पत्ति प्रागैतिहासिक काल से हुई थी और इसका जो समय काल माना जाता है वो समय काल है 600 ईसा पूर्वी। मतलब आज से हजारों साल पहले इनकी उत्पत्ति हुई थी और इनकी उत्पत्ति में उत्पत्ति के समय इनको कार्बन नहीं कहा गया था। उस समय एक लैटिन भाषा का शब्द है कार्बो। उस समय लैटिन भाषा का शब्द है कार्बो। लैटिन भाषा का शब्द कार्बो। देखिए विद्यार्थियों, जो लैटिन भाषा है वो लैटिन भाषा क्या है? लैटिन भाषा एक अंग्रेजी या जिसे हम फ्रांसीसी भाषा बोल सकते हैं वो भाषा है। उस भाषा का एक शब्द है कार्बो। कार्बो शब्द से इस कार्बन की उत्पत्ति हुई है। अब इस कार्बो शब्द का मैं आपको अर्थ बताऊंगा। देखिए, कार्बो शब्द का अर्थ होता है काजल या चारकोल। देखिए विद्यार्थियों, कार्बो शब्द का अर्थ होता है काजल या चारकोल। अब थोड़ी मैं जानकारी काजल और चारकोल के बारे में आपको मैं बता देना चाहता हूँ। जो काजल होता है, जो सामान्यतः हमारे छोटे बच्चे और महिलाएं आंख में निकालने के लिए इनका उपयोग करती हैं, और जो चारकोल होता है जो जिनको हमारी भाषा में, स्थानीय भाषा में ड्रामर बोलते हैं, और सड़कों के निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। देखिए विद्यार्थियों, इसके बारे में मैं आपको आगे के लिए जानकारी दूंगा कि जो कार्बन के कुछ समस्थानिक होते हैं उस समस्थानिकों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। देखिए कार्बन के कुछ समस्थानिक, तो सबसे पहले देखिए जो हमारे कार्बन के कुछ समस्थानिक होते हैं जिनका दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, जो C612 हैं, इनका हम उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। दैनिक जीवन में C612 का उपयोग हमारे दैनिक दिनचर्या होती है, जो दैनिक जीवन में होते हैं, जो आम लोग होते हैं, जो खास लोग होते हैं, सभी लोगों में इनका दैनिक जीवन में इनका उपयोग करते हैं। एक और समस्थानिक होता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण समस्थानिक है, उसका नाम है विद्यार्थियों C614। अब आप कहेंगे सर ये इंपॉर्टेंट कैसे है, महत्वपूर्ण कैसे? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इन कार्बन का उपयोग कार्बन डेटिंग विधि में किया जाता है। अब आप पूछेंगे सर ये कार्बन डेटिंग विधि क्या होती है? तो इसका भी मैं आपको अर्थ बता देना चाहता हूं। जो कार्बन डेटिंग विधि होती है विद्यार्थियों, यह एक ऐसी विधि है जो आयु काल निकालने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अगर आयु काल की बात करें, जो हमारे पुरातात्विक अवशेष हैं, उन अवशेषों की खोज करने के लिए, उनका समय चक्र ज्ञात करने के लिए, उनकी आयु ज्ञात करने के लिए, उनका आयु काल ज्ञात करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अब बताइए सर आपको कैसे पता चला कि इनका उपयोग इसके लिए जाता है? तो मैं एक आपको ताजा उदाहरण बता देना चाहता हूं। जो हमारी, आपने विद्यार्थियों कभी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपने कभी भी सुना होगा, सोचा होगा, कि किताबों में पढ़ा होगा, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता होती है। देखिए विद्यार्थियों, सिंधु घाटी सभ्यता, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सभ्यता का जो आयु काल है, जो समय काल है, जो इनकी उत्पत्ति हुई है, वो इसी कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा ही खोजी गई है। और जो इनका समय काल था वो 2300 ईसा पूर्वी से 1700 ईसा पूर्व तक का माना गया है। जो यह समय काल है, यह समय काल इसी विधि के द्वारा माना गया है। एक दूसरी जो हमारे पुरातात्विक अवशेष हैं, जो हमारी किसी अगर कोई जैसे पशु की हड्डियां हैं, अगर कोई मानव की हड्डियां हैं, जो हमारी जमीन के खोदने से अगर कोई बाहर निकाली जाती है कभी कभी, उस हड्डियों को जो डीएनए टेस्ट किया जाता है, उस डीएनए टेस्ट के माध्यम से हमें पता लगा सकते हैं कि हड्डियां कितनी पुरानी हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, यह तो हो गया हमारे कार्बन के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। अब हम आपको बताएंगे कार्बन एवं उसके यौगिक हैं, तो यौगिकों के बारे में अब आपको जानकारी देंगे। देखिए विद्यार्थियों, अब है कार्बन के यौगिक हैं, जो हमारे अकार्बनिक यौगिक हैं। अकार्बनिक यौगिकों के बारे में
कुछ विद्वानों की कुछ अवधारणाएं हैं, तो अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी अवधारणा है। अब देखिए अवधारणा कौन कौन सी है। सबसे पहले सन 1815 में एक महोदय आए थे। सन 1815 के अंदर एक महोदय आए थे और उस महोदय का नाम है बर्जिलियस। विद्यार्थियों, इस महोदय का नाम आपको याद रखना है। इस महोदय का नाम है बर्जिलियस। अब आपको यह ध्यान रखना है कि सन 1815 में बर्जिलियस महोदय ने क्या कहा था। तो देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, बर्जिलियस महोदय ने 1815 में कहा था जो भी कार्बनिक पदार्थ हैं जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो सभी केवल जीवधारी स्रोतों से इनका निर्माण संभव है, किंतु कृत्रिम विधि के द्वारा इसका निर्माण संभव नहीं है। एक बार फिर वापस आप इस अवधारणा को देखिए। बर्जिलियस ने कहा था जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो केवल जीवधारी स्रोतों से ही इनका निर्माण संभव है, कृत्रिम विधि के द्वारा इसका निर्माण संभव नहीं है। कहने का तात्पर्य इनका यह था, इनका निर्माण केवल प्राकृतिक स्रोतों से ही किया जा सकता है, कृत्रिम विधि के द्वारा इसका निर्माण नहीं किया जा सकता है। किसी भी प्रयोगशाला के अंदर आप कार्बन पदार्थों का जो निर्माण है, इनका जो प्रोडक्ट है, उत्पादन है, आप इनका उत्पादन नहीं कर सकते हैं। इसको कहा था जैव विकास का सिद्धांत। जैव विकास का सिद्धांत। बर्जिलियस ने इसको जैव विकास का सिद्धांत कहा था। एक बार फिर मैं रिवाइज कर देना चाहता हूं कि जो इसकी जो कार्बन की उत्पत्ति है केवल जीवधारी स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है, किसी भी प्रयोगशाला में या कृत्रिम विधि के द्वारा कार्बन का बिल्कुल भी उत्पादन नहीं किया जा सकता है। इनके कुछ समय के बाद में सन 1828 में, लगभग इसके 13 साल के बाद में एक और महोदय आए थे और उस महोदय का नाम था हुल्लर महोदय। देखिए विद्यार्थियों, नाम याद रखना बहुत ही जरूरी है। सन 1828 के अंदर एक बार फिर अवधारणा आई थी। उस महोदय का, उस श्रीमान जी का नाम था हुल्लर महोदय। और हुल्लर महोदय ने क्या कहा था कि आपको एमोनियम सल्फेट व पोटेशियम साइनेट, जो एमोनियम सल्फेट है और जो पोटेशियम साइनेट है, इनकी मैं जो अब रिएक्शन अभिक्रिया करूंगा, इन दोनों का आपको सूत्र मैं बता दूंगा। तो एक बार फिर सुनिए। 1828 के अंदर महोदय हुल्लर ने कहा था एमोनियम सल्फेट है पोटेशियम साइनेट को गर्म करने पर एक प्रयोगशाला में एक कार्बनिक पदार्थ यूरिया का निर्माण हुआ। एक बार फिर देख लीजिए। सन 1828 के अंदर एक महोदय आए थे, एक श्रीमान जी आए थे, एक वैज्ञानिक आए थे हुल्लर महोदय। उन्होंने एक अवधारणा दी थी कि अमोनियम सल्फेट NH4 प्लस KCNO पोटेशियम साइनेट को गर्म करने पर उन्होंने एक प्रयोगशाला के अंदर इन सबको गर्म किया और एक कार्बनिक पदार्थ यूरिया का निर्माण हुआ था। अब आपको मैं बताऊंगा जो हमारा जो यूरिया का निर्माण हुआ, ये रिएक्शन कैसे संभव हुई, इनको कैसे प्रयोगशाला के अंदर गर्म किया, और अगर इन दोनों की आपस में अभिक्रिया हुई तो यूरिया का निर्माण कैसे हुआ। देखिए, अब जो हमारी अभिक्रिया थी एमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है NH4 प्लस KCNO
इनको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जो ये प्रतीक होता है, ये होता है गर्म करने का। मैं आपको कॉस्ट के अंदर लिख देता हूँ तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। गर्म करने पर, थोड़ा एरो को मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। एरो का मतलब होता है जो दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, इनको एरो के द्वारा दर्शाया जाता है। तो देखिए जो हमारी रिएक्शन प्राप्त होगी हमें, ये होगी NH4CNO प्लस K2SO4। जो हमारी रिएक्शन प्राप्त होगी दोनों अभिक्रिया कराने पर NH4 प्लस 2KCNO, यह होता है आपका एमोनियम सल्फेट। यह होता है हमारा पोटेशियम साइनेट। इन दोनों को अगर मैं अभिक्रिया करता हूं, इन दोनों को अगर मैं गर्म करता हूं तो हमें प्राप्त होता है अमोनियम साइनेट और पोटेशियम सल्फेट। अगर इसके बाद में और मैं अभिक्रिया करता हूं तो NH4CNO। अगर इन दोनों को मैं अगर गर्म करता हूं तो गर्म करने पर हमें NH2 प्राप्त होता है, जो एक यूरिया का सूत्र है और ये एक अकार्बनिक पदार्थ है। देखिए पूरी रिएक्शन है, जो हमारी पूरी अभिक्रिया है, इन पूरी अभिक्रिया को एक बार मैं फिर आपको पुनः समझा देता हूँ। जो 1828 में हुलर महोदय ने कहा था कि जो हमारा अमोनियम सल्फेट है और पोटेशियम साइनेट को गर्म करने पर हमें एक अकार्बनिक पदार्थ यूरिया प्राप्त होता है। तो यूरिया कैसे प्राप्त होता है, देखिए जो हमारा NH4 और SO4 है, उनको अगर 2KCNO के साथ में अगर मैं अभिक्रिया कराता हूं तो हमें NH4CNO अमोनियम साइनेट और पोटेशियम सल्फेट प्राप्त होता है। तो उनको आगे और अभिक्रिया कराने पर, इनको तोड़ने पर NH2CNO को अगर मैं गर्म करता हूं तो NH2 जो एक यूरिया है, जो अकार्बनिक पदार्थ प्राप्त होता है। तो इसके बाद में सन 1828 में, जो 1815 के अंदर बर्जिलियस महोदय ने जैव विकास का सिद्धांत दिया था, तो 1828 में जाकर इस जैव विकास के सिद्धांत का खंडन हुआ। खंडन किस प्रकार हुआ, देखिए खंडन इस प्रकार हुआ कि बर्जिलियस महोदय ने कहा था कि आप जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं वो केवल जीवधारी स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जबकि 1828 के अंदर हुलर महोदय ने यह साबित कर दिया कि अकार्बनिक पदार्थ कृत्रिम विधि के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। कृत्रिम विधि कैसे, क्योंकि उन्होंने प्रयोगशाला के अंदर उन्होंने एक प्रयोग करके यह साबित कर दिया जो यूरिया अकार्बनिक पदार्थ है जो कृत्रिम विधि से प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार 1828 के अंदर उन्होंने जैव विकास का खंडन कर दिया गया था। और जो अकार्बनिक पदार्थ है कौन कौन से, जो दैनिक जीवन में हम उपयोग लेते हैं, जैसे मेज है, जैसे लकड़ी है, जैसे स्टूल है, जैसे कुछ खाद्य पदार्थ हैं, जैसे आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कंप्यूटर वगैरह है। तो ये सभी जो हमारे जो अकार्बनिक पदार्थ है, इनका उपयोग हम दैनिक जीवन के रूप में भी करते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जो हमारा कार्बन होता है, कार्बन की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। विद्यार्थियों आप पढ़ेंगे कार्बन परमाणु की कुछ विशेषताएं। जो मेन विशेषताएं हैं उस विशेषताओं के बारे में इस अध्याय में मैं आपके बारे में चर्चा करूंगा। कार्बन परमाणु की विशेषताएं आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। कार्बन परमाणु की क्या विशेषताएं होती हैं, तो सबसे पहले आप देखिए पहली विशेषता, और सबको पता है कार्बन का प्रतीक C होता है। C भी जो हमारी बड़ी ABCD वाला अक्षर C होता है, वो C होता है। अगर आपने स्मॉल लिखने की कोशिश की तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो भी सिंबल है, जो भी प्रतीक होता है, हमेशा बड़ी ABCD का अक्षर लिखा जाता है। क्योंकि कार्बन के अंदर कार्बन की मीनिंग होती है CARBON, और जो हमारा पहला अक्षर है यह प्रतीक माना जाता है। अब देखिए दूसरी विशेषता, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। परमाणु क्रमांक का मतलब है विद्यार्थियों, जो हमारी आउट सारणी है, आउट सारणी के अंदर जो कार्बन है उनकी संख्या 6 है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम,
लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। जो कार्बन है वो कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर में आता है। जिस प्रकार हमारी कक्षा के अंदर जो विद्यार्थी होते हैं, जैसे अशोक है तो ए नंबर पे आएगा, जैसे बाबूलाल है तो बी नंबर पे आएगा, जैसे छोटाराम है तो सी नंबर पे आएगा। उसी प्रकार जो हमारी आउट सारणी बनी गई है, आउट सारणी में ABCD के अनुसार इनको वरीयता दी गई है और जो कार्बन होता है वो 6 नंबर पे आता है। अगली विशेषता देखिए विद्यार्थियों, जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं बड़ा ही सिंपल है, आपको याद रखना है 1s2 2s2 2p2 होता है। एक बात का आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों, जो इनके बीच में जो हमारी कोमा है, कोमा लगानी जरूरी है। अगर देखिए एक बार सोचिए, अगर मैं ये कोमा हटा दे तो आप किस प्रकार पढ़ेंगे इनको, कुल अलग ही अंदाज आएगा। तो आपको इसके अंदर क्या लगानी, बीच में कोमा लगानी है। ये अक्सर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विद्यार्थियों 1s2 2s2 2p2 होता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कार्बन की संयोजकता। विद्यार्थियों कार्बन की संयोजकता हमेशा 4 होती है। अब आप पूछेंगे सर कार्बन की संयोजकता 4 कैसे होती है, तो इसके बारे में आपको मैं थोड़ी विस्तृत जानकारी बता देना चाहता हूं। जो कार्बन की संयोजकता 4 कैसे होती है, देखिए विद्यार्थियों कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो 4 संयोजकता कार्बन की कैसे होती है, इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूं। जो हमारा देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात करते हैं, यह परमाणु संरचना है। परमाणु संरचना के अंदर जो नाभिक होती है, नाभिक के अंदर 2 चीजें होती है, प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन एक कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सबको पता है। जो हमारी परमाणु संरचना है, अगर किसी भी परमाणु की परमाणु संरचना ले लें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं, ये नाभिक है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है इन कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना, ध्यानपूर्वक आप इस वीडियो को देखना, इधर से देखना, मैं बताता हूं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रॉन निकालने का एक सूत्र होता है, इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र होता है, इस सूत्र को अगर आप याद रखेंगे और ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आप किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हैं। और यह सूत्र होता है 2n²। यहां पर n का मतलब होता है कक्षकों की संख्या, यहां पर n का मतलब होता है कक्षकों की संख्या। जो हमारे कक्षक है इस प्रकार देख लीजिए, ये k कक्षक है, ये l कक्षक है, ये m कक्षक है और ये n कक्षक है, ये 4 कक्षक हैं। तो देखिए विद्यार्थियों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि k कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। k कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या या k कक्षक में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो विद्यार्थियों देखिए हमारा सूत्र है 2n²। मैंने 2 की जगह 2 लिख दिए और k कक्षक हैं, k कक्षक की जगह मैं अगर 1 लिख देता हूं, यहाँ पे 2 लिख देता हूं, यहाँ पे 3 लिख देता हूं, यहाँ पे 4 लिख देता हूं। तो यहाँ पर जैसे तो k का मतलब क्या है, a, और a का स्क्वायर कितना होता है, a के ऊपर आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो आगे देखिए मैं ऐसे करूंगा, 2 गुणा a का स्क्वायर कितना होता है, a। तो प्रथम कक्षक में k कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे विद्यार्थियों, k कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके बाद में देखिए l कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या। विद्यार्थियों इसी प्रकार इसको भी ज्ञात करना है कि l कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। हमारा सूत्र है 2n²। 2 की जगह 2 और n की जगह कितना आएंगे विद्यार्थियों, 2 आएंगे, क्योंकि l कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है। तो इनको आप आगे सॉल्व कर लीजिए। 2 और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो 4 × 2 कितने हो गए, 8। l कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे विद्यार्थियों, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और तीसरा है m कक्षक। m कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या।
देखिए विद्यार्थियों, m कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या, हमारा सूत्र है 2n² और इसके अंदर आपको 3 लिखना है और 3 का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर कितना है विद्यार्थियों? 9। 9 और 2 को गुणा करना कितना आते हैं? 18। तो n कक्षा के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 18 हो गई। अब अंतिम है n कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या। विद्यार्थियों आपको सूत्र याद है, इनका सूत्र होता है 2n²। 2 की जगह 2 और n की जगह कितने लिखने हैं? 4। अब इनको सॉल्व किए, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 और 16 और 2 को गुणा करने पर कितना आते हैं? 32। एक बार फिर आपको मैं रिवाइज कर देना चाहता हूं, एक बार फिर बताता हूं आपको। इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र है। अगर यहाँ पर जानकारी बताने का तात्पर्य यह था कि हमारे जो कार्बन होता है, कार्बन की संयोजकता 4 कैसे होती है। आपके दिमाग में भी आया होगा कि हमारे सर ने बताया नहीं, सीधे बोल दिया कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी है कैसे निकालते हैं संयोजकता, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र होता है 2n²। ये हमारा k कक्षक है, ये हमारा l कक्षक है, ये हमारा m कक्षक है, ये हमारा n कक्षक है। अगर आपको k l m n याद नहीं रहता है तो आप इनको 1 2 3 4 के द्वारा भी याद रख सकते हैं। अगर आपको 1 2 3 4 याद नहीं रहता है तो इनको आप क ख ग ढ भी याद कर सकते हैं। तो ये इनकी वरीयता है। यह जरूरी है कि आपको ख पहले कैसे नहीं लिख सकते, आपको k पहले लिखना पड़ेगा, L बाद में लिखना पड़ेगा, M बाद में लिखना पड़ेगा, N बाद में, उसके बाद में लिखना पड़ेगा। एक वरीयता होती है, एक क्रमवार चलते हैं। तो सबसे पहले सूत्र है 2n²। सबसे पहले देखिए k कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहाँ पर 2 की जगह क्या लिखना है? 2। और n का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्या होती है? कक्षकों की संख्या। तो देखिए k के सामने मैंने क्या लिख दिया? पहले आपके 1 लिख दिया। तो n का मतलब क्या हो गया? 1। a का स्क्वायर, 2 गुणा a का स्क्वायर बराबर क्या होता है? 2। आगे l की जगह लिख दीजिए 2 गुणा 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 और 2 को गुणा करने पर कितने आते हैं? 8। इसका मतलब है l कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तीसरा m कक्षक, इनकी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र वही है 2। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। 9 और 2 को गुणा करने पर कितना आएंगे? 18। और अगला है n कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या। 2 कोष्टक 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 और 2 को गुणा करने पर विद्यार्थियों कितना आता है? 32। इसके बाद में आपको मैं बताऊंगा कि हम जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इन परमाणु संरचना के अंदर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार सुव्यवस्थित करते हैं और इनकी संयोजकता 4 कैसे आती है। हाँ विद्यार्थियों, तो हमारे यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि नाभिक के अंदर स्थित होते हैं, आपको सबको पता है। और हमारा जिक्र चल रहा था कि कार्बन की संयोजकता 4 कैसे होती है। प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं मैं आपको एक बार ऊपर लिख देता हूँ। k l m n 4 कक्षक है। देखिए k कक्षक, l कक्षक, m कक्षक और n कक्षक। 4 पहले कक्षक, k कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, तीसरे में 18 आते हैं और चौथे में 32 आते हैं। ये कैसे आते हैं इनको मैंने आपको पिछले बार में आपको पूरा का पूरा मैंने बता दिया था। अब आगे देखिए k कक्षक, l कक्षक, m कक्षक और n कक्षक। और जो हमारा कार्बन होता है, जो कार्बन होता है 6 नंबर पे, यह कार्बन की परमाणु संरचना है। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन 6। हमारा नियम यह कहता है कि प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो मैंने प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। और कार्बन कितने नंबर पे है? 6 नंबर पे है। 6 में से 2 निकाल दिए, पीछे कितने बचे? 4 बचे। कितने बचे? 4। तो दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे विद्यार्थियों? जो पीछे 4 बचे हैं, इन 4 को मैं दूसरे कक्षा में डाल देता हूं। पर आप सर बोलेंगे कि दूसरे कक्षा में 8 आते हैं। 8 से ज्यादा नहीं आते, 8 से कम आप कितने भी लिख सकते हो। 2 और 8 के बीच में जो भी संख्या होती है वो आपको लिखनी होती है। तो प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब आप ये सोचिए कि ये इसका कोई मतलब नहीं रहता पीछे वाला का। दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अंतिम कक्षा में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है विद्यार्थियों? अंतिम कक्षा में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है। अंतिम कक्षा में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं इनकी अंतिम इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 4 संयोजकता कैसे हुई। किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपना अष्टक पूरा, अष्टक का नियम है कि किसी भी अगर कोई परमाणु है, इनको अपना इलेक्ट्रॉन जो संरचना पूरी करने के लिए अंतिम कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अब 8 इलेक्ट्रॉन कैसे? इनके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है। या तो कार्बन किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा या किसी से देगा। अगर किसी से लेगा
तो वह क्या होगा, विद्युत ऋणी। अगर किसी को देगा तो क्या होगा, विद्युत धनी। तो इसका मतलब यह संयोजकता होती है, या तो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो भी संयोजकता है, अगर किसी को देगा तो भी 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और अगर ये किसी को देगा तो अंतिम कक्षा में मात्र इनके 2 इलेक्ट्रॉन ही बचेंगे। इसका मतलब अष्टक का नियम है, यह इनको फॉलो करना पड़ता है। यह होती है कार्बन की संयोजकता। यह होता है कार्बन की संयोजकता। और कार्बन होता है, जो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ये विभिन्न परमाणुओं के रूप में होती है। तो देखिए सबसे पहले क्या करता है, यह कार्बन 4 एकल संयोजी का निर्माण करता है। 4 एकल संयोजी परमाणु का निर्माण करता है। देखिए विद्यार्थियों, 4 एकल संयोजी परमाणु का निर्माण करके यह अपनी 4 संयोजकता कैसे पूरी करता है। यह क्या करता है, 4 एकल संयोजी परमाणु का निर्माण करके यह अपनी संयोजकता पूरी करता है। तो 4 एकल संयोजी परमाणु कौन कौन से हैं? एक तो आपका CH4 है, जिनको हम क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं। और दूसरा है CCl4, इनको हम बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए विद्यार्थियों, जो कार्बन है अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए 4 एकल संयोजी परमाणु का निर्माण करता है। पहला है मेथेन CH4 और दूसरा CCl4। ये कैसे करता है, 4 एकल संयोजी। एकल का मतलब ये सिंगल बंध का निर्माण करेगा, सिंगल बॉन्ड का। तो कैसे, देखिए ये C है, ये H है, ये H है, ये H है, और ये H का मतलब आपको पता है ये हाइड्रोजन होता है। तो ये कार्बन है, 4 हाइड्रोजन के साथ में सिंगल बंध का निर्माण करता है। दूसरा देखिए C, यह भी Cl है, यह भी Cl है, यह भी Cl है, और यह भी Cl है। यह आपका मेथेन है, यह आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो इस प्रकार ये 4 एकल संयोजी परमाणु का निर्माण करके अपनी संयोजकता पूरी करता है। दूसरा है 2 एकल संयोजी व एक द्विसंयोजी परमाणु का निर्माण करता है। देखिए विद्यार्थियों, 2 एकल संयोजी व एक द्विसंयोजी परमाणु का निर्माण करता है। कैसे, देखिए विद्यार्थियों, यह होता है C, ये H इस तरफ, H इस तरफ। तो देखिए एक और एक कितने हो गए, 2 एकल संयोजी, और ये क्या करता है, द्विसंयोजी। देखिए द्विसंयोजी मतलब डबल बॉन्ड का निर्माण करता है। यह होता है फॉर्मेल्डिहाइड। इस प्रकार यह फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण करता है। अगला देखिए तीसरा विद्यार्थियों, इसके अंदर 2 द्विसंयोजी परमाणु का निर्माण करता है। तीसरा है 2 द्विसंयोजी परमाणु का निर्माण करते हैं। 2 द्विसंयोजी कैसे, यह करता है CO2। और CO2 का मतलब विद्यार्थियों आपको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो यह इस प्रकार करता है, यहां पर ऑक्सीजन, और एक तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ द्विबंध का निर्माण है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड और फिर ऑक्सीजन के साथ में इसका निर्माण है। और चौथा है एक त्रिसंयोजी और एक एकल संयोजी परमाणु का निर्माण करता है। कैसे, देखिए विद्यार्थियों, HCN हाइड्रोजन और साइनाइड के बीच में होता है। यह करेगा एक त्रिसंयोजी और एक एकल संयोजी का निर्माण करेगा। तो कैसे करेगा, देखिए विद्यार्थियों, यह हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य एकल बंध का निर्माण करेगा, और यह कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में त्रिबंध का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार यह कार्बन अपनी 4 संयोजकता को संतुष्ट करता है, और इनकी संयोजकता 4 होती है। आगे पढ़ेंगे यह श्रृंखलन विधि क्या होती है, और एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध का कार्बन किस प्रकार उपयोग करता है। बाद में देखिए विद्यार्थियों, कार्बन के अंदर एक विशेष गुण पाया जाता है। एक विशेष गुण पाया जाता है, अब यह विशेष गुण कौन सा है, कार्बन क्या करता है, साकित, असाकित और वलीय कार्बन
को एक दूसरे के मध्य जोड़ता है उसे हम संकलन विधि कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर एक विशेष गुण पाया जाता है और यह विशेष गुण होता है यह साकित को, असाकित को और वलीय कार्बन को एक दूसरे के मध्य जोड़ता है, जिसे हम श्रृंखलन विधि कहते हैं। यही गुण है, श्रृंखलन विधि का गुण होता है ये कार्बन के अंदर एक विशेष गुण पाया जाता है। अब देखिए साकित, साकित का मतलब क्या होता है थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक होता है साकित, दूसरा होता है असाकित और तीसरा होता है वलीय या चक्रीय। ये तीन श्रृंखलाएं होती हैं जो कार्बन के अंदर एक विशेष गुण रखती है। सबसे पहला होता है साकित। साकित का मतलब होता है जिनकी शाखाएं, जो हमें पेड़ होती हैं, जो पेड़ के एक पेड़ के चारों जो टहनियां लटकी होती हैं वो होती हैं साकित, मतलब इनकी शाखाएं होती हैं। कैसे? जैसे मैंने CH3 लिखा, CH2 लिखा, CH लिखा, CH3 लिखा। यहाँ पर जो ये CH3 है ये साकित है, इनका जो CS है ये एक शाखा निकल रही है, इसका मतलब ये साकित है। असाकित का मतलब क्या होगा? इनकी कोई भी शाखा नहीं होगी, इनकी कोई भी शाखा ब्रांच नहीं होगी। तो जैसे मैंने लिख दिया CH3, CH2, 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 CH3। देखिए विद्यार्थियों, इसके अंदर आपको क्या डिफरेंट दिखाई देता है, क्या भिन्नता है? भिन्नता यही है, इसकी एक शाखा निकली है CS से, CH3, और इनसे किसी भी प्रकार की कोई शाखाएं नहीं है, तो इसका मतलब यह साकित है और इसका मतलब ये असाकित है। तीसरा होता है वलीय या चक्रीय। वलीय चक्रीय का मतलब क्या होता है? जैसे C है, यह C है, यह C है, कार्बन है, यह कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर 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 भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन। यह श्रृंखला देखिए वलय का निर्माण करती है, ये वलीय या चक्रीय श्रृंखला कहलाती है। देखिए विद्यार्थियों, इसके बारे में एक और विशेषता बताती है, यह विशेषता मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और लास्ट विशेषता है, जो छठी विशेषता है, कार्बन और कार्बन के मध्य, कार्बन एवं कार्बन के मध्य एकल बंध, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, द्विबंध और त्रिबंध का निर्माण करते हैं। इसके बारे में थोड़ी और विस्तृत बता देना चाहता हूं आपको कि कार्बन एवं कार्बन के मध्य एकल बंध, द्विबंध एवं त्रिबंध का निर्माण करता है। जैसे एकल बंध कौन सा? C और C, ये एकल बंध हो गया। C डबल बॉन्ड C द्विबंध हो गया। C ट्रिपल बॉन्ड C ये त्रिबंध हो गया। जो जहां पर भी सिंगल बंध होगा इसका मतलब ये एल्केन श्रेणी है, एल्केन श्रेणी है। अगर द्विबंध आ गया तो एल्कीन है और त्रिबंध आ गया तो एल्काइन है। इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बारे में जब IUPAC पढ़ेंगे, IUPAC में ये चीजें बहुत ही मायने रखेगी, क्योंकि एकल बंध क्या होता है, द्विबंध क्या होता है और त्रिबंध क्या होता है। जहां पर आपको एकल बंध देखने को मिलेगा एल्केन आएगा, जहां पर डबल बंध आएगा, द्विबंध आएगा, वहां पर एल्किन होगा, और जहां पर त्रिबंध आएगा वहां पर क्या होगा विद्यार्थियों? एल्काइन होगा। इसके बारे में सातवीं विशेषता, एक और विशेषता आपको बता देना चाहता हूं। कार्बन समचतुष्फलकीय होता है। कार्बन कैसा होता है विद्यार्थियों? समचतुष्फलकीय होता है। समचतुष्फलकीय का मतलब होता है इनकी जो चारों फलक होते हैं इन कोनों की ओर प्रदर्शित होती हैं और एक दूसरे के मध्य एक बंद कोण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करता है? इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझना। बंद कोण का निर्माण करते हैं। मैंने एक शब्द यूज किया है बंद कोण। बंद कोण का मतलब क्या होता है? जब दो कोणों के मध्य, या ऐसे भी लिख सकते हैं कोण के मध्य या दो कोणों के मध्य बना कोण बंद कोण कहलाता है।
एक बार फिर मैं देखो आपको बताता हूँ विद्यार्थियों, ये कार्बन एक समचतुष्फलकीय होता है, जिनकी चारों कोने, जो इनका जो बंद कोण होता है चारों कोनों की तरफ निर्देशित रहता है। इनके बच्चे बंद कोण का निर्माण होता है। बंद कोण का मतलब होता है जब दो कोण होते हैं, इन दोनों कोणों के मध्य बने कोण को बोलते हैं बंद कोण। और इस बंद कोण का मान होता है, काफी बार परीक्षा में भी पूछा गया है कि कार्बन कार्बन के मध्य बंद कोण का मान कितना होता है, 109 डिग्री और 28 मिनट। इस चीज को आपको याद रखना है। बंद कोण का मान होता है 109 डिग्री और 28 मिनट। कैसा होता है देखिए, यह कार्बन होता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर एक दूसरा हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर एक तीसरा हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और होता है। जो ये कोण है, इस कोण का मान होता है 109 डिग्री और 28 मिनट। विद्यार्थियों, इस बात की ओर मैं अंकित करता हूँ कि आपको इस 100% इस बात को आपको ध्यान रखना है। कभी कभी जो परीक्षा के अंदर प्रश्न देने वाला जो शिक्षक होता है वो पूछ लेता है कि छोटी छोटी चीजें पूछ ही लेता है कि कार्बन कार्बन के मध्य बंद कोण का मान कितना होता है, 109 डिग्री और 28 मिनट। विद्यार्थियों, इस प्रकार जो हमारी कार्बन की विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं के बारे में आपको मैंने विस्तृत जानकारी दी है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो हमारा चैनल है हाई फाई स्टडी चैनल, इस पर नीचे आप कमेंट करके मुझसे किसी भी प्रकार का आप प्रश्न पूछ सकते हैं। कहीं कमी रह गई है तो आप सजेशन जरूर दें, उस कमी को मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। और मैं आपको उसके बाद में कल आपके बारे में चर्चा करूंगा हाइड्रोकार्बन के बारे में।